नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का एस्कार्ट यूट्यूब क्लासेस पर। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान का प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप। दोस्तों, पिछला जो हमने टॉपिक किया है उसमें को हमने दो भागों में बांटा था। दोस्तों, इस टॉपिक को भी हम दो भागों में बांटेंगे, राजस्थान का प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप को। इसमें पहले पार्ट में हम 30 क्वेश्चन करेंगे और दूसरे पार्ट में भी 30 प्लस क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो इस टॉपिक से बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। टॉपिक का नाम है दोस्तों प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप राजस्थान का। तो दोस्तों, राजस्थान के भौतिक विभागों में कितने विभागों में बांटा गया है राजस्थान को, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 4 भागों में बांटा गया है राजस्थान को। जान लेते हैं कि वो कौन कौन से भाग हैं 4 जिनमें बांटा गया है। तो पहला है दोस्तों उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों, जो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है दोस्तों, वो है एक पहला भाग। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा भाग है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इन 4 भागों में दोस्तों राजस्थान को बांटा गया है। सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अरावली पर्वतीय अंचल। ये दोस्तों राजस्थान का भौगोलिक अंचल है जो प्राचीनतम अंचल है, अरावली पर्वतीय अंचल। बात करें इस क्वेश्चन की तो दोस्तों राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों में सर्वप्रथम अरावली पर्वतमाला का, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का, उसके बाद हुआ था दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग का, तथा सभी के बाद में लास्ट में दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उद्भव हुआ। दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये जानकारी मिलती है कि सबसे पहले तो दोस्तों राजस्थान के भौगोलिक जो प्रदेश हैं उनमें सर्वप्रथम अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का निर्माण हुआ और उसके बाद दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसका, और सबसे अंत में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उद्भव हुआ या विकास हुआ। दोस्तों, बात करें अरावली की तो दोस्तों ये प्री कैम्ब्रियन युग में दोस्तों इसका निर्माण हो गया था। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का दोस्तों क्रिटेशियस युग में निर्माण हुआ था। पूर्वी मैदानी प्रदेश का दोस्तों प्लिस्टोसीन प्रारंभिक युग के अंदर दोस्तों निर्माण हुआ था। और थार का मरुस्थल जो है दोस्तों वो प्लिस्टोसीन उत्तर युग में इसका निर्माण हुआ था, इसका उद्भव हुआ था। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन की मैं आपको व्याख्या सहित बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ी है आपके लिए इन क्वेश्चंस को तैयार करने में। तो आप भी दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करो और दोस्तों के साथ शेयर करो चैनल को। तीसरा क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। तो ये किसमें किया गया है दोस्तों, किसने किया है दोस्तों, A.M. हेरोन ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, A.M. हेरोन आएगा दोस्तों, यहाँ पर मिसटाइप हो गया है, A.M. हेरोन। इन्होंने दोस्तों राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है। किसने किया है दोस्तों, A.M. हेरोन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। यानी कि दोस्तों थार के मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है और जनसंख्या का कितना प्रतिशत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्षेत्रफल तो आता है दोस्तों थार के मरुस्थल के अंतर्गत 61% और जनसंख्या आती है राजस्थान की 40%। अर्थात दोस्तों राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% जो क्षेत्रफल है वो थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है। बात करें इस क्वेश्चन की व्याख्या की तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम बात कर रहे हैं जिसका निर्माण काल है टर्सरी एवं प्लिस्टोसीन। टर्सरी एवं प्लिस्टोसीन काल में दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण हुआ। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अतः इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र कहते हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को क्या कहा जाता है दोस्तों, रुक्ष क्षेत्र कहा जाता है। इसमें राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 61.11% भाग आता है, जिसमें लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। 60% जनसंख्या तो दोस्तों राजस्थान के अन्य क्षेत्रफल में, अन्य पर्वतीय प्रदेशों में निवास करती है, जबकि 40% जनसंख्या उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती है। दोस्तों, इस प्रदेश का पूर्वी भाग क्या कहलाता है, मारवाड़, और पश्चिमी भाग को थार का रेगिस्तान कहा जाता है या कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 61%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 61.11% दोस्तों राजस्थान का मरुस्थलीय भागों से घिरा हुआ क्षेत्रफल है। दोस्तों ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन में ग्रेड 3 में पूछा गया है अभी 2016 के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गतिशील रेत के टिल्ले को राजस्थान के स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। दोस्तों जो गतिशील रेत के टिल्ले होते हैं, कभी यहाँ थोड़ी देर बाद देखोगे, घंटे पर बाद यहाँ, तो ऐसे जो गतिशील रेत के टिल्ले होते हैं उनको राजस्थान में स्थानीय भाषा में कहा जाता है दरियन।
ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जो गतिशील रेत के टीले होते हैं उनको धरियन कहा जाता है। इसके बाद बात करें इस क्वेश्चन की व्याख्या की, एक्सप्लेनेशन की, तो पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थल को बालू रेत के टीले, धोरे या धरियन के अधिक फैलाव के कारण थली, जिसे कहा जाता है दोस्तों जहां पर रेत ही रेत हो उसको क्या कहा जाता है, थली कहा जाता है। तो दोस्तों जो शुष्क मरुस्थल के बालू रेत के टीले होते हैं उन्हें धरियन या धोरे कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसका आंसर होगा दोस्तों जोहड़। शेखावटी क्षेत्र में जो स्थानीय भाषा में जो कुएं होते हैं दोस्तों उनको क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। इसके बाद में बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड व्याख्या की, तो शेखावटी क्षेत्र में कच्चे व पक्के कुओं का निर्माण जल प्राप्ति हेतु किया जाता है। कुओं का निर्माण किस लिए किया जाता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जल प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिनको क्या कहा जाता है दोस्तों, जोहड़ या नाड़ा, इन दोनों नामों से जाना जाता है। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, थार के मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों तक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। इन 4 राज्यों के अंदर दोस्तों थार के मरुस्थल का विस्तार है। दोस्तों थार मरुस्थल का विस्तार भारत में 85% है दोस्तों, पाकिस्तान में 15% है, 85% भारत के अंदर है। इसका विस्तार भारत में राजस्थान के अंदर है दोस्तों 62%। वैसे तो 61.11% है दोस्तों, एक्यूरेट अगर हम बात करें तो दोस्तों 62%, ऑलमोस्ट लगभग हम बात करते हैं तो 62% तो राजस्थान में है। कुल 85% है भारत में, जिसमें राजस्थान में 62% है। अन्य जो कुछ बच गया दोस्तों वो हरियाणा, गुजरात और पंजाब में है। इसका कुल क्षेत्रफल दोस्तों 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों थार के मरुस्थल का जो कुल क्षेत्रफल है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 12 जिलों में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 12 जिलों के अंदर दोस्तों राजस्थान में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से 12 जिले हैं। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्यों के 12 जिलों जो कि गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालोर, पाली, बाड़मेर और जोधपुर, इन जिलों को दोस्तों मरुस्थलीय जिले माना है। यानी कि इन 12 जिलों के अंदर थार के मरुस्थल का विस्तार राष्ट्रीय कृषि आयोग ने माना है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि कितने जिलों में थार के रेगिस्तान का विस्तार फैला हुआ है, तो 12 जिलों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10 है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बरखान। दोस्तों थार के मरुस्थल के अंदर अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले होते हैं दोस्तों उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, बरखान कहा जाता है। बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की, तो बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में 10 से 20 मीटर ऊंचाई एवं 100 से 200 मीटर चौड़ाई तक फैले होते हैं। जो बरखान बालू का स्तूप होते हैं दोस्तों उनकी ऊंचाई तो होती है 10 से 20 मीटर की, और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 100 से 200 मीटर की होती है। और ये बालू का स्तूप 20 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है उसके पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूपों का होता है दोस्तों, क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। दोस्तों मरुस्थल का जो विस्तार होता है, मरुस्थल ज्यादा क्यों होता जा रहा है, उनमें सबसे ज्यादा योगदान दोस्तों इन्हीं बरखान बालू का स्तूपों का है, क्योंकि दोस्तों ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। और भालेरी चूरू के अंदर, जैसलमेर में, सीकर में, सूरतगढ़, लूणकरणसर, करणी माता, बाड़मेर, ओसियां जो कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, जोधपुर में, और जोधपुर में मिलते हैं ये कौन से दोस्तों, जो अर्धचंद्राकार और बालू का स्तूप है वो। यह बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है। अर्थात दोस्तों धीरे पवनामुखी ढाल जो होते हैं उनमें, और जो तीव्र पवनाभिमुखी ढाल होते हैं उनमें ये दोस्तों अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, सीप क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप होते हैं दोस्तों उनको ही क्या कहा जाता है, सीप कहा जाता है। बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसे सीप कहा जाता है। दोस्तों बरखान का जब निर्माण होता है उसमें जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा आगे की तरफ खिसक जाती है, जिसे ही सीप कहा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों
पैराबोलिक, तारा, बरखान और घोराउड। इनमें से दोस्तों वो नाम आपको बताना है जो बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों पैराबोलिक भी होता है, तारा बालू का स्तूप भी होते हैं, बरखान बालू का स्तूप जो भी पिछले क्वेश्चन में बताया है मैंने आपको, परंतु घोराउड दोस्तों ऐसा किसी भी प्रकार का कोई बालू का स्तूप नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 घोराउड। इसके बाद में बात करें व्याख्या की, तो बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश कौन कौन से हैं दोस्तों? सर्वाधिक बालू का स्तूप तो पाए जाते हैं दोस्तों जैसलमेर के अंदर। सभी प्रकार के बालू का स्तूप अगर हम बात करें तो वो पाए जाते हैं जोधपुर जिले के अंदर। सर्वाधिक बालू का स्तूप तो जैसलमेर में और सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं जोधपुर में। इसके बाद में है बरखान या ब्रच्छान भी इन्हें कहा जाता है, या इनको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहा जाता है दोस्तों। अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती और रेखीय बालू का स्तूप, और पैराबोलिक बालू का स्तूप और सीप बालू का स्तूप, ये दोस्तों अन्य जो दोस्तों बालू के स्तूपों के प्रकार हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ऊंचाई इनकी 10 से 40 सेंटीमीटर 10 से 40 मीटर एवं स्तूपों के मध्य दूरी होती है 500 से 1000 मीटर। अर्थात दोस्तों 500 से 1000 मीटर एक से दूसरे अनुप्रस्थ बालू के स्तूप के मध्य की दूरी होती है। ये पवनों की दिशा के समकोण बनने वाले स्तूप होते हैं दोस्तों। पवनों की दिशा के समकोण बनने वाले स्तूप होते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये बीकानेर, हनुमानगढ़ के रावतसर, गंगानगर के सूरतगढ़ और चूरू, झुंझुनू जिलों में मिलते हैं दोस्तों ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप का एक प्रकार नहीं है? सेम पिछले क्वेश्चन की तरह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों थली। थली दोस्तों बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। इसके अलावा बरखान, पैराबोलिक और सीप बालू का स्तूपों के प्रकार होते हैं दोस्तों। जहां पर रेत ही रेत हो उसे कहा जाता है दोस्तों थली, जबकि अन्य सभी बालू का स्तूपों के प्रकार हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर और गंगानगर जिलों के अंदर दोस्तों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवन की दिशा के अंदर पाए जाते हैं ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान के थार मरुस्थल में द्वसदती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप जो है वो राजस्थान के थार मरुस्थल में द्वसदती नदी घाटी में मिलते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण जिले के अंदर। इसके बाद इसके व्याख्या की हम बात करें तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मरुस्थल के अधिकांश भाग में बालू का स्तूपों का अभाव है। इस क्षेत्र को बालू का स्तूप रहित प्रदेश कहा जाता है दोस्तों। यह प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में, पोखरण तहसील के लगभग आधे भाग में और फलोदी तहसील के दक्षिण व पश्चिम क्षेत्रों में विस्तृत है, जो कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 15, थार मरुस्थल के भाग हैं? तो दोस्तों अपने को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोडवाड़ प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, बनास का मैदान और घग्गर मैदान। तो इन चारों प्रदेशों में से दोस्तों कौन से थार के मरुस्थल के भाग हैं? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक तो गोडवाड़ प्रदेश आता है, एक आता है दोस्तों शेखावटी प्रदेश, बनास का मैदान नहीं आता है दोस्तों इसमें, एक आता है दोस्तों घग्गर का मैदान। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। अर्थात दोस्तों गोडवाड़ प्रदेश, शेखावटी प्रदेश और घग्गर का मैदान ये तीनों ही दोस्तों किसमें आते हैं दोस्तों? थार के मरुस्थल के भाग हैं। बनास का मैदान थार के मरुस्थल का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 4। इसके बाद व्याख्या की अगर हम बात करें तो अर्धशुष्क मैदान का विभाजन इसमें किया गया है दोस्तों, नागौरी उच्च प्रदेश, शेखावटी उच्च अर्थात आंतरिक जल प्रवाह का मैदान, घग्गर क्षेत्र विस्तार है इसका गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों के सबसे उत्तरी भागों में, और इसके बाद में आता है दोस्तों लूनी बेसिन, ये गोडवाड़ प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, घग्गर का मैदान स्थित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पटवार में 24/10/2021 वाली शिफ्ट में पूछा गया है। इसका मतलब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। राइट आंसर होगा इसका गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। घग्गर का मैदान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में बागर और मरु के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र। राजस्थान में बागर और मरु के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है दोस्तों? भौगोलिक क्षेत्र। व्याख्या की अगर हम बात करें तो राजस्थान में मरु, मरुस्थल, मेरु उच्च पर्वतीय प्रदेश, माल पठारी भाग को तथा बागड़ प्रदेश अरावली पर्वत में पश्चिम मरुस्थल के भाग को संदर्भित करता है। इसका मतलब है दोस्तों राजस्थान के अंदर मरु शब्द से मरुस्थल को, मेरु शब्द से दोस्तों उच्च पर्वतीय प्रदेश को, माल शब्द से पठारी भाग को और बागड़ प्रदेश
अरावली पर्वत में पश्चिम रुस्सल के भाग को संदर्भित करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है। तो दोस्तों अरावली श्रेणी की जो चौड़ाई बढ़ती जाती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ती जाती है। अर्थात उत्तर पूर्व से जब हम चलते हैं तो दक्षिण पश्चिम की तरफ अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है। इसकी व्याख्या की अगर हम बात करें तो अरावली श्रेणी उत्तर पूर्व में दिल्ली के समीप से दक्षिण पश्चिम में पालनपुर गुजरात तक चौड़ाई लिए हुए विस्तृत है। अर्थात अरावली श्रेणी दोस्तों उत्तर पूर्व में दिल्ली के समीप से दक्षिण पश्चिम में दोस्तों जो अपना राजस्थान है उसके यहाँ गुजरात के है, यहाँ पर दिल्ली है, तो दिल्ली की तरफ से यहाँ पर दोस्तों इधर की तरफ गुजरात की तरफ होते हुए यहाँ पर दोस्तों चौड़ाई इसकी बढ़ती जाती है। दक्षिण पश्चिम भाग का गुजरात में अधिक चौड़ा एवं विस्तृत है, जबकि उत्तर पूर्वी भाग संकड़ा पाया जाता है। दोस्तों ये इधर उत्तर हो गया, ये इधर पूर्व हो गया, ये उत्तर पूर्वी भाग संकड़ा है, जबकि इधर दोस्तों दक्षिण पश्चिम की तरफ ये चौड़ा भाग है। इसके बाद हम बात करें अरावली पर्वत का विस्तार, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। गुजरात के पालनपुर से कहां तक है दोस्तों? दिल्ली तक है अरावली पर्वतमाला का विस्तार। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा पर पड़ता है दोस्तों। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 550 किलोमीटर। या कहें कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, तो इसका भी राइट आंसर यही होगा दोस्तों 550 किलोमीटर। इसके बाद में हम बात करते हैं व्याख्या की। राज्य में अरावली पर्वतमाला खेतड़ी झुंझुनू से खेड़ ब्रह्मा सिरोही तक राजस्थान के 13 जिलों जैसे कि उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सीकर, पाली, चित्तौड़गढ़, अलवर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर और प्रतापगढ़ भी कौन सा दोस्तों? नवीन जो अभी बना है, इनमें फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर, यानी कि दोस्तों अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई गुजरात से दिल्ली तक तो 692 किलोमीटर है, परंतु राजस्थान के अंदर सिर्फ दोस्तों 550 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है। 550 किलोमीटर लंबाई राजस्थान में विस्तृत है। अरावली पर्वत श्रेणी की प्राचीनतम वलित पर्वतीय श्रृंखला है दोस्तों। अरावली पर्वत श्रेणी की प्राचीनतम वलित पर्वतीय श्रृंखला है दोस्तों ये। अब दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों अगले वीडियो में भी हम दोस्तों लगभग 20 प्लस क्वेश्चंस देखेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है व्याख्या होने की वजह से, इसलिए हम वीडियो को यहीं रोक रहे हैं। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको ये वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। थैंक यू सो मच।